गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज चौटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। हम पढ़ रहे थे भ्रूणिकी। भ्रूणिकी का अर्थ होता है भ्रूण का निर्माण एवं उसका विकास और उसका अध्ययन। ठीक है, भ्रूणिकी के अंतर्गत अपन ने पहला अध्याय पढ़ लिया था, मानव में युग्मक जनन। युग्मक निर्माण होने के पश्चात युग्मक क्या करेंगे, आपस में संलयित होंगे। ठीक है, और उससे नए जीव का निर्माण होगा। युग्मक संलयन की जो क्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं, निषेचन। तो अपना आज का टॉपिक, आज का अध्याय है 32वां अध्याय, मानव में निषेचन। ठीक है, मानव में निषेचन। सबसे पहली बात, निषेचन किसे कहते हैं? पराग केंद्रकों के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब जो नर युग्मक बना था, अपन ने पढ़ा था, नर युग्मक शुक्राणु वृषण के अंतर्गत जिसका निर्माण होता है, मादा युग्मक अंडाणु जिसका निर्माण अंडाशय के अंतर्गत होता है। उनके अगर क्रोमोसोम आपस में मिल रहे हैं तो इसे उभय मिश्रण भी कहते हैं। ठीक है, और एक्चुअल में जो संलयन है वो केंद्रकों का संलयन है या पराग केंद्रकों का संलयन है, वो सीधा ही माइटोटिक डिवीजन की प्रोफेज अवस्था के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में निषेचन के अगर प्रकारों की बात करें तो दो प्रकार का निषेचन होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। जब नर और मादा केंद्रकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। सामान्यतः यह मछलियों में, मेंढक में और इकाइनोडर्मेटा यानी स्टारफिश के अंतर्गत यह क्रिया पाई जा सकती है। जब नर और मादा केंद्रकों का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, सामान्यतः मनुष्य के अंदर अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में, आपको एक शब्द याद रखना है, अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में, हिंदी में इसको कहते हैं तुम्बिका में केंद्रकों का संलयन होता है, तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। एक और शब्द दिया हुआ अपनी पुस्तक में, तो उसको भी आप ध्यान में कर लीजिए, कृत्रिम वीर्य सेचन। कृत्रिम वीर्य सेचन किसे कहते हैं? यह मुख्य रूप से पशुओं में नस्ल सुधार के लिए किया जाता है। जब कृत्रिम रूप से नर पशुओं का सीमन जो है, वीर्य इकट्ठा किया जाता है, निकाला जाता है, भंडारित किया जाता है, और जब आवश्यकता होती है तब मादा जनन पथ में या गर्भाशय में इन शुक्राणुओं को छोड़ दिया जाता है, जिसे अपन कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। उसके बाद में आता है निषेचन के पद, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। चार भागों में इसको बांटा गया, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, शुक्राणु का प्रवेश, वलकुटीय विक्रिया और पराग केंद्रकों का संलयन। सबसे पहले अपन बात करते हैं शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचता। देखिए, मैथुनी क्रिया के समय नर के शिशन के द्वारा मादा के योनि पथ में शुक्राणु या वीर्य का स्राव किया जाता है। ठीक है, तो एक बार एक स्राव के अंदर आप लोगों को ये 2-3 आंकड़े मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ये याद रखना। एक एक नंबर के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, पूछे जा सकते हैं। एक वीर्य की मात्रा जो है वो 3 से लगभग 5 ml तक होती है। एक नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, एक बार के इंजेक्शन में, स्राव में 3 से 5 ml सीमन या वीर्य का स्राव मादा जनन पथ में किया जाता है। उसके बाद में उस वीर्य के अंतर्गत लगभग 400 मिलियन, कितने? 400 मिलियन शुक्राणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये भी एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, वीर्य में कितने शुक्राणु उपस्थित होते हैं? तो 400 मिलियन। और उनमें से केवल 100, ये देखिए मैंने नंबर लिखा हुआ है, उनमें से केवल 100 ही अंडाणु तक पहुंचते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, तो इनमें से केवल 100, 400 मिलियन में से केवल 100। अब उसका कारण क्या है? तो देखिए यहां पे मैंने लिखा है 1 से 4 mm पर मिनट, यानी मादा के जनन पथ में नर के द्वारा शुक्राणु का स्राव करने के, वीर्य का स्राव करने के पश्चात शुक्राणु की अंडाणु तक पहुंचने की जो गति होती है, और गति किसके द्वारा होती है? तो अपन जानते हैं कि गर्भाशय की क्रमाकुंचन की क्रिया और अंडवाहिनी की क्रमाकुंचन की क्रिया के द्वारा ये योनि से, गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं, जो अपन ने मादा जनन पथ का निर्माण किया था। यहां इस भाग में क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। इस भाग में सीमन छोड़ा जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो शुक्राणुओं की गति है, उसकी रेट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन
क्रिया की दर 1 से 4 mm पर मिनट की गति करते हुए ये अंडाणु तक पहुंचते हैं। और उससे पहले जब योनि के अंतर्गत इसका स्राव किया जाता है तो बहुत सारे शुक्राणुओं को उनकी एसिडिक नेचर के कारण, अम्लीय प्रकृति के कारण वहां नष्ट हो जाते हैं। कुछ जो गर्भाशय की एपिथेलियम कोशिका है वो शुक्राणुओं को फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा नष्ट कर देती है। ठीक है, तो इसके कारण एक स्राव के पश्चात एक नंबर का क्वेश्चन है, अंडाणु तक पहुंचने की जो दर है वो 5 से 6 घंटे इसके अंतर्गत लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में अंडाणु तक पहुंच गए, फिर दूसरी क्रिया क्या है, शुक्राणु का प्रवेश। अब शुक्राणु क्या करेंगे, जो अपन ने अंडाणु का डायग्राम बनाया था आप लोगों को याद होगा, जोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, 3 प्रकार की मेम्ब्रेन होती है अंडाणु के अंतर्गत। तो सबसे पहले अंडाणु एक रासायनिक पदार्थ का स्राव करता है जिसे फर्टिलाइजिन कहते हैं, ये भी याद रखना है। अंडाणु किसका स्राव करता है, फर्टिलाइजिन का स्राव करता है, फर्टिलाइजिन का स्राव करता है। और शुक्राणु के द्वारा एंटी फर्टिलाइजिन का स्राव होगा। और यहां पे फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन मिलकर आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, और उसके पश्चात शुक्राणु भेदन की जो क्रिया है वो एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि एक रासायनिक क्रिया। इसमें शुक्राणु का जो एक्रोसोम है, जो अपने शुक्राणु की संरचना पढ़ी थी उसके अंतर्गत देखा था, एक्रोसोम क्या करता है, शुक्राणु लयन मुक्त करता है, यानी विभिन्न प्रकार के एंजाइम जैसे हाइल्यूरोनिडेज, एक्रोसोमिन इत्यादि का क्या करता है, स्राव करता है, लाइसोजाइम। और ये तीनों चारों हाइल्यूरोनिडेज, एक्रोसोमिन, लाइसोजाइम, ये एंजाइम क्या करते हैं, क्रमशः कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा और व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन जो है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको अपघटित करने का कार्य करते हैं। और अपघटित करने के पश्चात ही शुक्राणु क्या करता है, अंडाणु में प्रवेश करता है। अब अंडाणु में प्रवेश करने के पश्चात अपन जानते हैं अंडाणु के अंतर्गत भी अगर अपन बात करें तो 2 क्रियाएं होती है या 2 भाग होते हैं, एक क्या है, मेडुला और एक कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स मतलब वल्कुट। अब वल्कुटी अभिक्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। वल्कुटी अभिक्रिया क्या है, शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही अंडे के द्वारा जो अन्य शुक्राणु है, जैसा कि मैंने कहा 100, ठीक है, यहाँ 400 मिलियन थे और 100 अंडाणु तक पहुंचे, इनमें से एक ही निषेचन की क्रिया करेगा। अब शेष शुक्राणुओं को रोकने के लिए वल्कुटी अभिक्रिया होती है, या जो शेष शुक्राणुओं को रोकने के लिए जो क्रिया होती है उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, वल्कुटी अभिक्रिया कहते हैं। और वल्कुटी अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि प्लाज्मा झिल्ली के नीचे जो वल्कुट या कोशिका द्रव्य है किसका, अंडाणु का, वो क्या करता है, अतिरिक्त शुक्राणुओं को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। क्या क्या करता है, तो सबसे पहले अंडे की सतह पर निषेचन शंकु का निर्माण होता है, व्हाइट लाइन झिल्ली जो बढ़कर निषेचन कला फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का निर्माण कर लेती है, कोशिका द्रव्य में गति पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता बढ़ जाती है, प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, समसूत्री विभाजन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। इतनी अभिक्रिया होती है जिसे हम वल्कुटी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में प्राक केंद्र का संलयन, अंदर प्रवेश करने के पश्चात, और मान लीजिए यहां पर क्या है, अंड केंद्रक है और ये ध्रुव का है, तो जो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है अंडाणु के अंतर्गत, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कब प्रारंभ होगा, जब शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाएगा और उससे फिर ध्रुवकाय का निर्माण होता है। शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश के पश्चात एक प्रकार से ये क्या करता है, उद्दीपन का कार्य करता है, जिससे द्वितीय परिपक्वन विभाजन जो है प्रारंभ हो जाता है। और फिर शुक्राणु का सिर मध्य भाग से 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, क्योंकि आगे आगे तो क्या था, एक्रोसोम था, और पीछे क्या था, प्रोक्सिमल समीपस्थ तारक केंद्र था, और वो तारक केंद्र घूम के और क्या करता है, आगे पहुंच जाता है और नर शुक्राणु या शुक्राणु के लिए या नर केंद्र के लिए क्या करता है, निषेचन पथ का निर्माण करता है, और उसके बाद में ये जाके मादा केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। ठीक है, और नर केंद्रक मादा केंद्रक से संलयित हो जाता है, या दोनों केंद्रक आपस में मिल जाते हैं और निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये था अपना मानव में निषेचन। अब देखिए लास्ट टॉपिक है इसमें, निषेचन का महत्व क्या है, यानी निषेचन से क्या होगा। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि यह अंडे की पूर्ण
परिपक्वन के लिए उद्दीप्त करता है। जैसे ही शुक्राणु प्रवेश करता है तब अंडाणु के अंतर्गत क्या होता है, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है। फिर अंडाणु को निरंतर समसूत्री विभाजन के द्वारा नए जीव के अंदर परिवर्तित होने के लिए ये क्या करता है, प्रेरित करता है। नर गुणसूत्र के अगुणित समुच्चय के संयोजन द्वारा युग्मनज में पुनः क्या होता है, द्विगुणित संख्या का निर्माण होता है। यानी निषेचन के द्वारा ही पुनः द्विगुणित अवस्था का निर्माण जीव के अंतर्गत होता है। अंडे को उपापचयी रूप से ये अधिक सक्रिय बनाता है, दो जनकों के लक्षणों को संयुक्त करता है और लैंगिक जनन के द्वारा अपन जानते हैं क्या होता है, विविधता आती है, तो ये विविधता को प्रारंभ करने का कार्य करता है। उसके पश्चात शुक्राणु में कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स अथवा वाई है, ठीक है, जो निषेचन की क्रिया कर रहा है। तो इस प्रकार से यह क्या करता है, लिंग के निर्धारण में भी सहायता करता है, कौन, निषेचन। और शुक्राणु के प्रवेश के बाद ही निषेचन कला का निर्माण होता है, जिससे अतिरिक्त शुक्राणुओं को रोका जाता है। ये भी क्या है, निषेचन का ही एक महत्व है। और अंतिम महत्व की अगर बात करें तो मैथुनी पथ के विभाजन के अक्ष का निर्माण भी निषेचन की क्रिया के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से अपना ये एम्ब्रियोलॉजी का दूसरा अध्याय मानव में निषेचन जो है वो यहाँ समाप्त होता है। आज हमने एक पूरा का पूरा पाठ पढ़ लिया है, इसको आप विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। इसमें छोटे छोटे एक एक नंबर के खूब सारे प्रश्न बनते हैं। धन्यवाद।